हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आशीष सिंह और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम वन शॉट वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस पैटर्न पे। हमारी पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पूरी सीरीज, ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है कि 2-4 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देकर बाकियों को पेड कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी ये जो वीडियो सीरीज में बना रहा हूं क्लास 10th के बोर्ड का, हमारा सोशल का हो, मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वन शॉट वीडियो आपको मिलने वाला है गाइज। पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज हम एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे 40 मिनट्स के अंदर ही आपको एक चैप्टर जो है आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है गाइज? हम वही टॉपिक को आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। 2021 के जो बोर्ड एग्जाम में जो चीजें डिलीट हुई है या जो चीजें आ रही हैं उस पर ही हम बात करेंगे और वही कंटेंट रखेंगे। फालतू का ज्ञान हम बिल्कुल नहीं देंगे आपके सामने, ठीक है? वीडियो पूरा कंटिन्यू, हमारी जो सीरीज में आपके लिए बहुत मेहनत करके सीरीज बनाता हूं, तो सीरीज को रेगुलर आपको फॉलो करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपके काम का नहीं है तो अपने फ्रेंड्स, घर में भाई बहन जो है उनको जरूर ये वीडियो शेयर कर दें। बताएं कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है एडोग्रोन चैनल पे, और यहाँ पे पूरी की पूरी जो साइंस है 10th की बोर्ड की बात करें, पूरी 10th बोर्ड की फिक्स्ड तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। गाइज, हम अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक अलग मैं इस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से एबव होगी, वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। वैसे ही आपको मैं MCQ भी बताऊंगे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर होगी। क्लियर है? लेट नहीं करते हैं, वीडियो हमें शॉर्ट में पूरी चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये बकवास करके वीडियो को बिल्कुल लेंदी नहीं करेंगे। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ऐसा ही अपडेट के लिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो जरूर लाइक करके जाना। क्लियर है? और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। बताओ उन्हें एडोग्रोन पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी चालू हो चुकी है, बहुत शॉर्ट में चीजों को यहाँ पे बताई जा रही है। फॉलो करें हमारे चैनल को, ठीक है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज वन शॉट वीडियो चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 2 चैप्टर है। जनरली अगर आप इसको डीप में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी ये बोर्ड के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ज्यादा डीप में मैं चीजों को नहीं ले जाऊंगा। क्लियर है? बट इस चैप्टर को मैं बहुत डीप में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, रोल रखता है। क्लियर है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2 ये अलग अलग चैप्टर हैं, बट क्लास 10th में एक ही चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम टाइम में पूरे के चैप्टर को खत्म करने के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइस इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को नहीं पहचान पाते हैं, वर्चुअल क्या है, इरेक्ट क्या है, बहुत सारे टर्म्स इसमें आते हैं और नया नया आपको ये चीजें मिल रही है फिजिक्स में, तो काफी प्रॉब्लम आती है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो के देखने के बाद आपको ऐसी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एनसीईआरटी डिटेल, एनसीईआरटी के बेस्ट पे मैं आपको पढ़ाने, नॉट एनसीईआरटी, मैं ओवरऑल आपको जो कॉन्सेप्ट है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का वो पूरा देने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस क्या है और क्या पोर्शन डिलीटेड हुआ है। ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें चैप्टर खत्म करना है। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो जो यूनिट 3 है हमारा नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है? इसमें लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से पूरी चीजें आ रही है, कुछ पार्ट भी नहीं कटा हुआ है। बट इसका जो सेकंड चैप्टर था लाइट, नेचुरल फिनोमेनन का ही, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके काफी सारे टॉपिक्स कटे हैं। क्लियर है? पूरा चैप्टर नहीं कटा है, कुछ टॉपिक्स कटा है, लाइक फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। क्लास 8th में भी चैप्टर को पढ़ाया गया था। क्लियर है? इसलिए इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट को कट कर दिया गया। कुछ ही पार्ट है तो वो तो आपका 5 मिनट 10 मिनट में भी मैं खत्म कर दूंगा। क्लियर है? नेचुरल फिनोमेनन में क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पूरी चीजें पढ़ना है, पूरा लेंस का पढ़ना है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
लेंसेज कैसे काम करते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हर एक चीज इसमें आने वाला है। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मिरर फार्मूला या मैग्निफिकेशन जो आएंगे उनकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो अपन डायरेक्ट फार्मूले से काम चलाएंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने के लिए सिर्फ फार्मूला चाहिए। क्लियर है? फार्मूला भी कुछ इतना लेंदी नहीं है कि जो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो गाइस इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब भाई आप देख पा रहे हो ना, आपकी आंखें इतने बड़े बड़े गोटे जो आपके लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं? अंधेरे में देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो ना। क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि कोई लाइट ही नहीं आ रही है। हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आनी चाहिए, तभी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। रात में हम नहीं देख पाते हैं उसको, क्यों? क्योंकि कोई लाइट ही उस ऑब्जेक्ट से, हम ऑब्जेक्ट तो सामने रखा है ना, ऐसा तो नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट सामने है, बस उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में कोई लाइट नहीं आ रही है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। क्लियर है? और वही उस ऑब्जेक्ट पे आप टॉर्च मार दो, टॉर्च अपने आंख पे तो नहीं मारते हो ना कोई सामने वाला ऑब्जेक्ट देखने के लिए, उस ऑब्जेक्ट पे मारते हो। तो ऑब्जेक्ट पे जब आप उस लाइट को, टॉर्च को मारते हो तो टॉर्च जाता है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में लाइट आती है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है? सो दैट इज द लाइट, ये आपका लाइट का काम है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आगे हम लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लाइट डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों नेचर शो करता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये था एक कॉमन फिनोमिनन आप लाइट का देख सकते हैं। ठीक है? रेनबो जो बनता है लाइट की वजह से बनता है। आप देखते हो स्टार ट्विंकलिंग करता है, क्या उसमें आपका दीपावली वाला जो लाइट है वो है क्या, मशीन लगा है क्या कि वो बिप कर रहा है? नहीं ना, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेयर, बिकॉज लाइट जो आ रहा है एटमोस्फेयर की वजह से चेंज होता जा रहा है पाथ। तो जब पाथ जितनी बार चेंज हो रहा है उतनी बार वो हमारा ब्लिंकिंग करते हुए हमें दिख रहा है। क्लियर है? ये आपका ये सब काफी सारे फिनोमेना है, आप इसको डेली लाइफ में देख सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यहाँ पे हम भी डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो इसको ट्रेवलिंग करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जनरली हमने बहुत कुछ ऐसा साइंस में पढ़ा है कि उस चीज़ को ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम चाहिए रहता है। साउंड लाइक एग्जांपल, साउंड को ट्रेवल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयर के पार्टिकल्स या कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए रहता है, बट लाइट को नहीं चाहिए। कैसे समझे इसको? सन से जो अर्थ पे लाइट आ रही है, तो आपको तो पता है ना अर्थ के बाहर चीजें क्या है, अर्थ के बाहर चीजें तो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, पार्टिकल्स है ही नहीं, तो फिर लाइट कैसे ट्रेवल करते हुए हमारे पास आ रहा है सन से? यस, बिकॉज लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो वेव्स होते हैं उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करते हैं। क्लियर है? सो पहला पॉइंट, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये तो पता ही है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। क्लियर है? लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट का दो नेचर होते, दो लाइट जो है दो टाइप का नेचर बिहेव करता है। कैसा कैसा? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। आप इस फिगर देखो, ये जो फिगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक दिस। ठीक है? आप इस फिगर से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है? इस फिगर से समझ सकते हो कि देखो ये वेव नेचर है और ये पार्टिकल नेचर है। क्लियर? तो लाइट ये दोनों शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेव और पार्टिकल नेचर में क्या डिफरेंस है? वेव नेचर में अगर कोई बैरियर, जैसे आपने कोई बैरियर यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट लाइट यहीं रुक गई, नहीं, वो जो वेव जो होती है उस बैरियर को छोड़कर बगल से बैंड होकर फिर वो निकलती है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। बट अगर आप वही पार्टिकल में, पार्टिकल है ना, एटम पार्टिकल है, पार्टिकल में अगर आप बैरियर लगा देते हो तो वो पार्टिकल्स वहीं रुक जाते हैं। ठीक है? वो ऐसा नहीं साइड से निकल जाए, वो वहीं रुक जाते हैं, बाकी जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो चले जाते हैं। तो पार्टिकल एक फिजिकल फिनोमिनन है। ठीक है? जिसकी वजह अगर कोई चीज सामने आ जाएगा तो वो रुक जाएगा, बट वेव साइड से नहीं, या फिर उसको क्रॉस करते हुए निकल जाएगा, क्योंकि वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई उसे रोक नहीं सकता ट्रैवलिंग करने के लिए। ठीक है? आगे लाइट कास्ट शैडो। तो जैसे कि आपको पता ही है, देखिए ये मोजो यहाँ पे खड़ा है, लाइट आ रही है तो ये आपको शैडो दिख रहा है। क्लियर है? तो ये तो बचपन से ही हमें पता है। अगला, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ये पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछते हैं कि लाइट की स्पीड कब सबसे मैक्सिमम बताती है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? कितनी होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? यस, वेलोसिटी की यूनिट है ना। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट है। क्यों? वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? मीटर से। टाइम किससे मेजर करते हैं? सेकेंड से, तो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की तो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इट इज सम टाइप ऑफ वेलोसिटी, नॉट स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत डिफरेंट है, बट अभी अपन यूज कर लेते हैं वर्ड। सो मैक्सिमम कहां पे लाइट ट्रेवलिंग करता है? वैक्यूम में। क्या होती है उसकी वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, कभी भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो देयर इज 3 टाइप का आपका फिनोमेन आपका हैपन होता है, ठीक है। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ये 3 चीज होता है। जैसे एक सरफेस में ले लिया, ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर लाइट आके टकरा रही है तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। क्या 3 चीजें? एक तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस फिनोमेनन को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है क्या हो जाएगी हमारे, ये जो भी आप ये फिगर को देख के समझ सकते हो, ये देखो ये रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस चली गई, दैट इज द रिफ्लेक्शन। ये लाइट आई और ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए बाहर निकल गई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। और ये हो गया एब्जॉर्प्शन। कुछ लाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, कुछ लाइट आती तो है बट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब कितना डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है वो उस ऑब्जेक्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन, जरा बताइए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो आप देख सकते हो ये मिरर, ये बंदा मिरर के सामने खड़ा है, तो मिरर के अंदर इसकी क्या दिख रही है, इमेज बन रही है। सबसे पहले इमेज और ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए। इस चैप्टर में इमेज और ऑब्जेक्ट को लेकर बहुत सारी चीजें आएंगी। अगर मैं एक सरफेस बनाऊं और यहाँ बीच में मिरर लगा दूं, कोई भी मिरर लगा दूं, या अगर आप रियल में यहाँ पे खड़े हो, रियल में आप खड़े हो, तो आप मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगे, ठीक है। और आपकी मिरर के अंदर जो फोटो बन रही है, बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से जो फोटो बन रही है, ये होता है इमेज। तो ऑब्जेक्ट रियल पर्सन और उसका इमेज या कहीं बनता है, दैट इज इमेज ऑफ दैट पर्सन। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट और इमेज में आई थिंक क्लियर हो गया। आप इस फिगर को देख के कर सकते हो, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, और ये जो अंदर मिरर के अंदर बन रहा है दैट इज इमेज। तो पहला आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है इस चैप्टर में, वो क्लियर हो गया। रिफ्लेक्शन क्या अभी कहा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, लाइक मिरर जैसे पॉलिश सरफेस पे लाइट आके टकराती है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर सरफेस पॉलिश्ड है, और 100% अमाउंट में लाइट आ रहा है, तो 90% और 95% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कुछ परसेंट है कि ऑब्जर्व हो गई या रिफ्रैक्ट हो गई, बट 95% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो इसमें जो लाइट आ रही है, तो आप देख सकते हैं, ये फिगर को देखिए, इसमें हम आज रेज को पढ़ने वाले हैं। रेज कितने टाइप के रेज होते हैं, तो देखिए ये एक मिरर है, ये एक सरफेस है, क्लियर है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे ये जो लाइट आ रही है, मान लीजिए ये सन से ये लाइट आ रही है, ये सन है हमारा, क्या मस्त सन है, सन से लाइट आ रही है। तो ये लाइट रे जो है, लाइट का ये जो रे है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आती है कहीं से, टॉर्च से निकली हुई लाइट, सन से निकली हुई लाइट, आपके बल्ब से निकली हुई लाइट, दैट इज इंसिडेंट रे। फिर जब ये टकरा जाती है किसी ऑब्जेक्ट से, स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट निकलती है, उस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में देखो, ये है, ये लाइट आ रही है, इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों का जो एंगल बन रहा है, इस पे अगर मैं 90 डिग्री का एक लाइन खींचूं, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लाइन। क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। तो इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है और इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। याद रखना, ये एंगल किससे बनता है, इंसिडेंट रे जो आ रही है, इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ, क्योंकि इंसिडेंट रे से बना है तो
एंगल ऑफ इंसिडेंट ही कहेंगे, है ना। ओके और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से ही हमेशा एंगल बनता है, तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बना है तो इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या ठीक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। अब आगे डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन है तो भाई साइंटिस्ट ने उनके लॉज भी बनाए होंगे, क्योंकि इन्हें साइंटिस्ट को तो चुल मची रहती हैं, उन्हें तो बहुत चीज़ें करना है ताकि बच्चे जो पढ़ने आए वो कंफ्यूज हो जाएं। नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो नेचुरल फिनोमिनन है वो तो होगा ही, ठीक है। अब आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा मेहनत करो, है ना। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज दिए गए थे, ठीक है। रिफ्लेक्शन के दो लॉज दिए गए हैं। पहला जो लॉ है वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी मैंने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट बताया, क्या बताया कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ कहता है कि ये जो एंगल आई है इंसिडेंट एंगल वो इक्वल होगा एंगल आर से, ये हमेशा इक्वल होगा रिफ्लेक्शन के केस में, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगे और सेम प्लेन पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एक ही पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, सेम पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट एंड द सेम प्लेन। सेम प्लेन यानी इसका ये जो प्लेन है इसको मैं 3D में अगर बनाऊं तो ये देखो ये ऊपर का प्लेन, ऐसा नहीं कि इसका इंसिडेंट रे एक्स प्लेन पे है और रिफ्लेक्टेड रे वाई प्लेन पे है, ऐसा नहीं, एक ही प्लेन पे, ठीक है। तो ये दो लॉ दिए गए थे रिफ्लेक्शन के द्वारा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से जो पहला लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल एंड रियल इमेज। थोड़ा सा गाइस ये चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं, अभी मैं धीरे धीरे फास्ट हो जाऊंगा, क्लियर है, क्योंकि ये सब बेसिक टर्म समझना बहुत जरूरी है। ये सब समझ गए तो फिर आगे तो मैं बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा तो आप चीजें आराम से समझते जाओगे। तो वर्चुअल एंड रियल इमेज की बात करें तो देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जो लाइट एक्चुअली मीट होते, जैसे आप ये देखो कॉनकेव का एग्जांपल लो, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। शेट लाइट गोल हो गई, कोई बात नहीं, अपन ऐसे चलते हैं। तो देखो ये इमेज को अगर आप कॉनकेव मिरर को देखोगे तो इस कॉनकेव मिरर में देखो ये लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये देखो लाइट आई और फिर क्या हो गई, बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो लाइट को कन्वर्ज करता है इसलिए अंदर की ओर आया, अपन आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो लाइट निकली वो कहाँ से जाएगी, उसके सेंटर से जाएगी, सेंटर से जाएगी, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये इंसिडेंट, ये भी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये भी इंसिडेंट है। तो जो इमेज बनता है ना हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, क्लियर है। तो ये देखो यहाँ क्यों, यहाँ भी तो लाइट क्रॉस की है ना, यहाँ भी तो लाइट एक दूसरे को क्रॉस की है, तो यहाँ इमेज क्यों नहीं बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक तो रिफ्लेक्टेड रे है बट दूसरा जो है वो इंसिडेंट रे है। और मैं क्या बता रहा हूं आपको, कोई इमेज बनने के लिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, मिले तो यहाँ पे इमेज बना। तो ये एक्चुअल में मीट कर रहे हैं ना, एक्चुअली दोनों जो रे है आपस में मीट कर रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। बट यही चीज अगर आप प्लेन मिरर में देखोगे या कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या हो रहा है, ये लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होना है तो रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी आई ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। बट हम परसेप्शन ले लेते हैं कि जो इमेज है इसको अगर अपन एक्सटेंड कर देते हैं तो अंदर की ओर डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन शो करना मतलब इमेजिनरी लाइन। तो हम परसेप्शन लेके कहते हैं कि इमेजिनरी लाइन की वजह से जो इमेज इस तरीके की मिरर में इमेज बनता है, ठीक है। तो ये एज अ वर्चुअल है क्योंकि इमेजिनरी है, इमेजिनरी इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल। तो इमेजिनरी लाइन या डॉटेड लाइन की वजह से जो इमेज बन रहा है दैट इज द वर्चुअल इमेज। तो हमारा प्लेन मिरर में भी, प्लेन मिरर के लाइट तो रिफ्लेक्ट हुई, फिर मिरर में इमेज कैसे बन रहा है, तो हम परसेप्शन लेते हैं कि हमारी जो इमेजिनरी लाइन है वो अंदर की ओर जाती है, एक दूसरे को कट करती है, और मिरर के अंदर हमारा क्या बनता है। तो मिरर के अंदर ये चीजें बन रही हैं, दैट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को इस तरीके से भी बताया जाता है कि किसी भी मिरर के
किसी भी टाइप के मिरर, और जनरली कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में जो इमेज बन रहा है, आप देख सकते हो ये मिरर है, मिरर के फ्रंट में जो इमेज बन रहा है दैट इज रियल इमेज, और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है दैट इज वर्चुअल इमेज। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ही बन जाता है, कांट बी ऑब्टेन ऑन, स्क्रीन पे ना बनकर स्क्रीन के बैक में बनता है, ठीक है। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। देखो रियल इमेज जो मैंने अभी आपको बताया, इसको अपन मिटाते हैं, बहुत ज़्यादा ये हो गया खिंचपीच, ठीक है। तो रियल इमेज को अगर आप, जब भी रियल इमेज बनेगा गाइस, आप देखोगे वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनेगा। ऑब्जेक्ट आपका सीधा खड़ा है, इमेज आपका उल्टा बन रहा है, तो ऐसे उल्टे इमेज को इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज के केस में ही होता है, ठीक है। इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट का मतलब सेम, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज भी बनेगा। तो देखो वर्चुअल इमेज में जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है। हाँ, सेम साइज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब सीधा है तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा, ठीक है। साइज ऊपर नीचे हो सकता है मिरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज अ रियल इमेज। तो जब भी रियल इमेज की बात करेगा आप तुरंत रख लेना कॉनकेव, कॉनकेव लाइक दिस, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या बनता है? रियल इमेज बनता है, याद रखना है आपको। और प्लेन मिरर की बात करें और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इन दो मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। ये पॉइंट को एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है गाइस, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के से कैसे इमेज बनता है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर पे, क्लियर है। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से दो, हमेशा इमेज बनने के लिए ना दो लाइट ऑब्जेक्ट से निकाला करो, क्लियर है। पहला लाइट तो मैंने स्ट्रेट निकाल दिया, ठीक है, और ये बिकॉज एंगल ऑफ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका जिस एंगल पे गया उसी से वापस आया। दूसरा सेंटर पे गया और फिर लाइक दैट बाहर आया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड इधर गया इसी को अगर मैं इमेजिनरी पीछे की ओर एक्सटेंड कर दूं और इसका भी इमेजिनरी पीछे की ओर एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे हमारा बन जाता है इमेज। तो प्लेन मिरर में इस तरीके से इमेज बनता है। प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्चुअल इमेज हमेशा प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स में बनता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है किसमें? प्लेन मिरर में। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? सेम होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट, मान लो मिरर से ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे खड़ा है तो जो इमेज बनता है अंदर में वो भी, उसकी दूरी भी 2 मीटर होती है। इसलिए ये चीज लाइन लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रहता है मिरर से, इमेज भी उतनी दूरी पे बनता है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड होता है, जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है? द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज और वाइस वर्सा। ये मिरर हो जाओ, अब मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपना राइट हैंड को ऊपर करोगे और मिरर के अंदर आपको क्या दिखेगा? आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होता हुआ दिखेगा। तो दैट इज द लेटरली इन्वर्टेड। सिर्फ इन्वर्टेड लिखता तो क्या होता? इन्वर्टेड मतलब क्या होता? इस तरीके से बनता, उल्टा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता है। बट यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड होता है प्लेन मिरर में। मतलब हमारा, अगर मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं तो इमेज हमारा कैसे दिखेगा? राइट हैंड दिखेगा, क्लियर है। तो इस तरीके का। एम्बुलेंस की बात करें, लेटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जाता है? तो एम्बुलेंस में। आप ध्यान दोगे एम्बुलेंस में गाइज, एम्बुलेंस देखो, एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है AMBULANCE। तो इसका उल्टा कैसे लिखा जाएगा? इसको उल्टा मतलब ये, इस चीज को यहां ले आया जाता है, ठीक है, इसको इधर लाइक दैट, ठीक है। तो ये लिखा जाता है A, ठीक है, MBULANCE, इस तरीके से, ठीक है। तो
ए हमारा यहाँ पे लेफ्ट में है तो मिरर में राइट में आएगा, इस तरीके से। और एम्बुलेंस में अगर सीधा एम्बुलेंस लिख दें तो मान लो कार के आप उससे दिख रहे हो तो आपको ये सब उल्टा दिखेगा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे पीछे क्या आ रहा है ना। तो एम्बुलेंस में इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि आपको जब मिरर में देखो तो सीधा एम्बुलेंस दिखे, आप उसे आसानी से पढ़ सको और एम्बुलेंस को साइड दे दो। क्योंकि अपने इंडिया में रूल है, इंडिया में क्या वर्ल्ड में रूल है, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उनको सबसे पहले सब कुछ छोड़कर उन्हें साइड दो, है ना। तो इसलिए ये चीज लिखा जाता है। अगला है गाइज हमारा स्पेरिकल मिरर, ठीक है। स्पेरिकल, प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। अब हम स्पेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व, ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो उन्हें हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्या, जैसे ये हमारा स्फीयर हुआ ना, यही तो है, इसको इधर से कट कर दो तो कॉनकेव बन गया, इधर से कट कर दो तो कॉन्वेक्स बन गया, है ना। तो इसलिए इसका, क्योंकि सारे सरफेस कर्व्ड होते हैं इसलिए इसे हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, एक होते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव, केव मतलब क्या, गुफा। तो गुफा कैसा होता है, ऐसा होता है, यहां से आप एंट्री करते हो, तो समझ जाना ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो नाम से कभी कंफ्यूज मत होना, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, यानी इस तरीके से बनेगा। कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव जब आपको पता है तो कॉन्वेक्स उसका उल्टा, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक याद करने का कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। ना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, क्या होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग, जो सरफेस रिफ्लेक्ट करता है वो अंदर की ओर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा सरफेस है ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये अंदर की ओर होता है, कर्व्ड इनवर्ड। दूसरा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर क्यों, कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज करना, लाइट को कन्वर्ज करना, अंदर की ओर भेजना, ठीक है। तो जब भी इस मिरर पे कोई लाइट आकर टकराती है तो ये इनवर्ड कर्व है, इसलिए इसकी वजह से क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाती है लाइट, ठीक है। आप देख सकते हो इस फिगर में सारी की सारी जो भी लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, अंदर की ओर कन्वर्ज हो जा रही है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व्ड आउटवर्ड कर्व होता है, लाइक दिस, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड कर्व होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है इसको, क्यों, क्योंकि जो भी लाइट आती है गाइस, जो भी लाइट आती है टकराकर क्या होती है, बाहर की ओर डाइवर्ज हो जाती है, टकराकर बाहर की ओर डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो जो भी लाइट आ रही है वो बाहर की ओर डाइवर्ज हो जा रही है, जो भी लाइट आ रही है बाहर की ओर डाइवर्ज हो जा रही है। सो इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है गाइज कॉमन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल मिरर के कुछ कॉमन टर्म्स, लाइक प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, पोल किसको कहते हैं, अपेरेचर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, रिलेशन क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, ये सब हम देखने वाले हैं, क्लियर है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक एक मिरर हो गया, लाइक कॉन्वेक्स ले लो या कॉनकेव ले लो, ये मिरर हो गया। इस मिरर के जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, यहाँ से जो लाइन जाती है गाइस, यहाँ से जो लाइन, सेंटर से जो लाइन जाती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस पॉइंट को अपन कहते हैं पोल, क्या कहते हैं, इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को, मिरर का सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल, क्लियर है, ये हो गया पोल। अगला है अपेरेचर। अपेरेचर किसको कहते हैं गाइज, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, यहां से यहां तक जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये जो इसकी लेंथ है दैट इज अपेरेचर, ठीक है। इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। इफेक्टिव क्यों बोला गया है, इफेक्टिव मतलब अपेरेचर, लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसा कोई मिरर है जिसको नीचे ढक दिया गया है, तो यहाँ ढक दिया गया है तो इसका अपेरेचर क्या होगा, सिर्फ इतना पार्ट इसका अपेरेचर होगा, क्योंकि काम रिफ्लेक्शन जो है वो इतने में ही होगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो ढक दिया गया है, तो रिफ्लेक्शन तो सिर्फ इतने में ही होगा, तो इसकी अपेरेचर की लेंथ इतनी ही, तो अपेरेचर क्या होगा इस मिरर का, इतना पार्ट, ना कि इतना पार्ट, ठीक है। तो ये चीज अपेरेचर को ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ फॉलोइंग ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, क्लियर है। देखो ये जो मिरर है किसका, एक स्पेरिकल मिरर है, और इसका सेंटर होगा ना, इसका सेंटर होगा, इसको रेडियस कहते हैं, सर्कल का सेंटर ये रेडियस, ठीक है। तो इसी में से तो कट किया गया है इस मिरर को, देखो इसी में से तो कट किया गया है, तो ये जो कर्व है, ये जो हमारा कर्व बन रहा है, ये जो कर्व, इसका सेंटर तो यही है ना,
तो सेंटर ये है, इस सेंटर से, क्योंकि यहीं से ये पूरा आर्क बना है, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो मस्त इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? ये हो गया। फोकस किसको कहते हैं? फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर का डिस्टेंस को अपन कहते हैं फोकल लेंथ, या फोकस कहते हैं। सेंटर, कर्वेचर और पोल का सेंटर पॉइंट जो होता है, मतलब अगर ये 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर पे फोकस होगा। फोकल लेंथ क्या कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। ठीक है, ओके, ये सब हमारे क्लियर हो गया। ये हम सेंटर, मिरर के सेंटर से, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। क्लियर है? चीजें क्लियर। एपर्चर किसको बोलेंगे? इफेक्टिव लेंथ जो है मिरर का, जहां पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, दैट इज एपर्चर लेंथ। ओके, नाउ फोकल लेंथ स्मॉल एफ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर और ये एफ में क्या रिलेशन है? तो याद रखना, जो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है वो आर का हाफ होता है, ये याद रखना। और यहां भी दिख रहा ना यार, ये एफ क्या है? ये एफ फोकस का क्या मैंने बताया था? इस सी का हाफ। अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा आर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ रेडियस का हाफ ही होगा ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं भूलना है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, याद रखना है हमेशा। ठीक है, सो अगला हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर में जो रे डायग्राम पर जो रेस बनाते हो, ऐसा तो नहीं कहीं भी बना दो ना रेस, उस रेस का क्या रूल क्या है? कैसे रेस बनाएंगे? जब क्वेश्चन आएगा मुझे कोई फिगर का, तो हम क्या अपने मन से कहीं भी रेस बना देंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे रेस बनाएंगे? तो इसके कुछ रूल हैं। जो पहला रूल है गाइस, पहला रूल ये कहता है, अगर कोई लाइट, ठीक है, अगर कोई लाइट हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आके किसी मिरर से टकराती हैं, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमेशा फोकस से ही जाएगा। दैट इज फर्स्ट रूल। क्लियर हो गया? इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आकर किसी मिरर से टकराती हैं, तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से ही जाएगी। रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि जब भी लाइट हमारी, अगर कोई लाइट, ऐसी लाइट रे जो फोकल लेंथ से आकर मिरर से टकराई, फोकस से, ऐसी कोई रे ऑफ लाइट जो मिरर के फोकस से आकर टकराती है किसी मिरर से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था उसी का इनवर्स है ये। ठीक है, क्लियर? अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 गाइस कहता है, अगर कोई लाइट रे कर्वेचर से आती है, ठीक है, थोड़ा मिरर छोटा है, मिरर को बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस। रूल नंबर 3, कर्वेचर से कोई लाइट इंसिडेंट रे आती है और मिरर से टकराने के बाद वापस वो वहीं से चली जाएगी। सेम, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिस एंगल पे आएगी वहीं से वापस चली जाएगी। रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4 गाइस, रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर कोई लाइट आपकी पोल पे आकर टकराती है, कोई इंसिडेंट रे मिरर के पोल पे आकर टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पोल से ही वापस जाएगी, और जो एंगल बनेगा नॉर्मल से, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है, इसका जो एंगल आई जो बनेगा, और ये क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो इसका जो एंगल आर बनेगा, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही तो था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अब ये तो मैं कॉनकेव मिरर के लिए बनाया, कॉनकेव मिरर के लिए मैंने आपको ये रूल्स बताए। कॉन्वेक्स के लिए भी सेम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, इसके लिए भी हमारा सेम है। यहां कॉनकेव के लिए बनाया, ये देखिए। कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमारी रिफ्लेक्टेड की इमेजिनरी लाइन बनती है। ये देखिए, ये फोकस से आया तो पैरेलल चला गया, तो ये देखिए
ये देखिए कर्वेचर वाला, ये देखिए प्रिंसिपल वाला, ठीक है, पोल वाला। तो ये सब है हमारा, ये है क्लियर। नाउ नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का में कैसे कैसे इमेज फॉर्म हो सकता है उसका रे डायग्राम एग्जाम में गाइस इसमें से कोई न कोई पूछ देता है। कौन सा पूछता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में होगा, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, मैंने पूरी डायग्राम रेडी की, इमेज को अपने इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी पे हमने अपने इमेज ऑब्जेक्ट को हमने रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट को हमने रखा। तो इससे जो लाइट निकल के आई, इससे जो लाइट निकल के आएगी फिर मिरर से, क्योंकि इस इन्फिनिटी से आएगी, इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रे आएगी, और जो इंसिडेंट रे है गाइस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो यस, ये फोकस से जाएगी, क्लियर है, फोकस से जाएगी। और हमें पता है इमेज कैसे फॉर्म होता है, दो रिफ्लेक्टेड, जब भी इमेज कैसे फॉर्म होता है गाइस, टू रिफ्लेक्टेड रे की वजह से, टू रिफ्लेक्टेड रे की वजह से इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इमेज यहां पे फॉर्म हुआ, कहां पे, फोकस पे। कैसा इमेज फॉर्म हुआ, पॉइंट साइज। आपका इन्फिनिटी में सन वगैरह हमको क्यों एक पॉइंट दिखता है ना, सन क्योंकि बहुत इन्फिनाइट से आ रहा है ना, हम मान लेते हैं अपने लिए कि सन इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट होने की वजह से जो हमें दिखता है पॉइंट साइज दिखता है, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो इमेज पोजीशन देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे। नेचर ऑफ इमेज क्या है, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो ना, कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, यस, रियल बनता है और इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड, याद करो अभी मैंने पढ़ाया था। इमेज का साइज कैसा है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड साइज है, बहुत ज्यादा हाईली पॉइंट साइज आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट है गाइज हमारा कि अगर कॉनकेव मिरर का ही देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर का ही देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, तो ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे हमने रखा है अपना ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से कैसे रेज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम सीधे सीधे भेज देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को भेज रहे हैं तो ये कहां से जाएगा, अकॉर्डिंग टू रे रूल ये फोकस से जाएगा, तो ये मैंने फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा कहां से भेज दो, दूसरा सी से ही भेज दो, क्योंकि सी से पीछे मैक्सिमम लाइट अगर सी से पीछे रहती है तो सी से जाती है, तो जो लाइट सी से जाएगी वो सी से वापस भी आएगी, है ना। तो ये रिफ्रैक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, दो रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगे तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ पे टकरा रहे हैं तो यहाँ इमेज बन रहा है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। तो सी के बियॉन्ड अगर आप इमेज रखते हो तो इमेज पोजीशन कहाँ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। कॉनकेव मिरर है तो रियल इमेज ही बनेगा, जाहिर सी बात है, और रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि हमने रियल और वर्चुअल जब पढ़ा था तब बताया था मैं। साइज डिमिनिश्ड साइज रहेगा, बहुत छोटा, बट इन्वर्टेड लाइक दैट, ठीक है। फिर गाइस थर्ड पोजीशन भी आप देख लो यहीं से। थर्ड पोजीशन, अगर अपने ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखते हो, ऑब्जेक्ट को अगर आप सी पे रखते हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इसके लिए पहला रे में क्या करूंगा, पहला रे तो तुम स्ट्रेट भेज दूंगा, रूल के अकॉर्डिंग ये फोकस से जाएगा, ठीक है, फोकस से जाएगा। अब सी पे रखा हूं तो दूसरा रे सी से तो भेज नहीं सकता, तो कहां से भेजूं, इसके आगे क्या है, एफ है, तो एफ से भेज देता हूं। तो अगर कोई एफ से जाता है कोई इंसिडेंट रे, तो रूल के अकॉर्डिंग कैसे जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो इमेज बनेगा ये सी पे ही बनेगा। तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे बनेगा। कॉनकेव मिरर है, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज, और रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट, साइज इसका सेम होगा, क्लियर है। ये सब चीजें टर्म्स याद रखना। अगला हम यहाँ पे देखने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सी, फोकस और सी के बीच में रख दिए तो ये देखो, ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा फोकस है, इनके बीच में रख दिए तो, एक मिनट, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ओके, ओके दिस, तो ये देखो C और F के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसको रूल कैसे क्या करोगे, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दो, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो तो रूल के अकॉर्डिंग ये कहां से जाएगा,
फोकस से ही जाएगा, तो गया फोकस से। दूसरा क्या करें, अब फोकस इसको दूसरे क्या कर सकते हैं, या तो इसको फोकस से भी भेज सकते हैं, या फिर आप क्या करो, सी खाली हो गया ना, सी का जगह खाली हो गया तो आप इसे सी से भेज सकते हो। दूसरा लाइट मैं सी से भेज देता हूं, तो सी से भेजूंगा तो ये लाइट सी से भेजने के लिए मुझे इस तरीके से एक इंसिडेंट रे बनाना पड़ेगा जो रिफ्लेक्ट होने के बाद सी से जाएगा, और ये दो रिफ्लेक्टेड रे से हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। तो इमेज कहाँ बन जाएगा हमारा, बियॉन्ड सी के, फोकस पे, फोकस सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सी, तो इमेज हमारा सी के पार बनेगा। कॉन्केव है तो रियल, इन्वर्टेड, साइज एंड लार्ज, छोटे, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा बन रहा है, ठीक है। अगला है गाइज हमारा, अगर हम फोकस पे ही रख दें ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे ही रख दें, तो ये हमने फोकस पे रख दिया, तो एक रूल तो है कि मैंने स्ट्रेट लाइन भेजा तो उसको फोकस से ही भेज दिया, ये पहला। दूसरा क्या करूं, दूसरा अभी सी खाली है ना, सी खाली है तो ऐसा एक रेज बनाऊं जो इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो वो सी से जाए, सी से। तो अगर फोकस पे कोई चीज रखा है, याद करो पहला फिगर, फोकस इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखता हूं तो कहां बनता है, फोकस पे। तो फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इसलिए देखो फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज बनता ही नहीं है, और जनरली इनफाइनाइट में बनता है। कॉन्केव है तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा जिसकी वजह से दिखता नहीं है, ठीक है। फिर 6 पोजीशन की बात करें, 6 है फोकस और पोल के बीच में रख दिए। तो फोकस और पोल के बीच में अगर आप रख देते हो तो इसमें आपके पास एक रूल क्या है मिलेगा, एक तो आप प्रिंसिपल एक्सिस से डायरेक्ट लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल पे भेज दो, तो पोल पे भेजोगे तो पोल से निकलेगा सेम एंगल से, और दूसरा सी पे इंसिडेंट करो तो यहाँ पे जाएगा। बट इनको और इनको लाइट को देखोगे जो रिफ्लेक्टेड, ये आपस में कभी मिलने, इधर तो नहीं मिलने से रहे, इधर तो नहीं मिलेंगे, तो रियल तो बनेंगे नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इसको अपन वर्चुअली पीछे की ओर अगर एक्सटेंड करें तो क्या बन रहा है, क्या तो पीछे की ओर अगर हम रिफ्लेक्टेड को एक्सटेंड करें तो हाँ पीछे की ओर तो बन रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है कि कॉन्केव मिरर में हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। ये एक एक्सेप्शन केस है कॉन्केव मिरर में। ज्यादातर कॉन्केव मिरर में रियल और इन्वर्टेड बनता है, बट ये एक एक्सेप्शन है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट काफी बार पूछ देता है बनाने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, अगला है हमारा, इसका यूज कहाँ है भाई, कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ है। कॉन्केव मिरर की यूज की बात करें तो यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम निकालने के लिए। व्हीकल से पावरफुल पैरेलल बीम निकलती है ना लाइट, बिकॉज ऑफ दिस मिरर। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं आपका दांत वगैरह देखने के लिए, तो ताकि बड़ा बड़ा दिखे आपका दांत, है ना, तभी तो टिथ आपका बड़ा बड़ा दिखेगा, तो वो बता पाएंगे यार कैविटी वगैरह क्या है। कॉन्केव मिरर यूज्ड है सेविंग मिरर भी। कॉन्केव मिरर एज ए सेविंग मिरर क्यों यूज करते हैं, सेविंग करने टाइम कहीं कट ना जाए, तो सेविंग करने टाइम आपको अपने जो हेयर्स हैं, ठीक है, दाढ़ी जो है, बियर्ड जो है, वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे ताकि हमें अच्छे से हम सेव कर पाए, इसलिए हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। पास आएंगे तो बड़ा दिखेगा, याद करो अभी इमेज बनाया था, है ना, लाइक दैट। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलार फर्नेस में। लार्ज बड़े बड़े कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं ताकि सोलार लाइट को कॉन्सेंट्रेट करें सोलार पैनल पे, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप हो। क्लियर है। सो अगला है कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम। इसके लिए सिर्फ दो ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनेगा, गाइज अभी पढ़ लो रे डायग्राम, क्योंकि लेंस में मैं पढ़ाने नहीं वाला, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो में वन शॉट वीडियो बनाया हूं, तो फर्स्ट में शुरू में चीजें दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको इतने डिटेल में बताया। बट आगे मैं लेंस में रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको मैं दिखा दूंगा, आप उसको देख लेना किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, और बस आराम से सेम प्रोसेस है, सेम रूल जैसा मिरर में कर रहे हैं वैसा ही लेंस में होगा, ठीक है। सेम रूल रेज लाने का और ले जाने का, तो उसमें मैं आपको बनाते हुए बताऊंगा नहीं, जस्ट शो करा दूंगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो है तो डिटेल में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, शुरू में मैं इसीलिए डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। सो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स लाइक दैट, उल्टा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है हमारा, है ना। तो इस पे देखो, अगर आप इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, जैसा कॉन्केव में था, यहाँ भी तो सेम होगा ना। बस इसको बनाते कैसे हैं ये देखना है। अगर ये कॉन्केव तो ये इनफाइनाइट रेज आई, डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज हो जाएगी बाहर की ओर, तो डाइवर्ज हो गई। इनफाइनाइट लाइट आई
डाइवर्ज हो गई बाहर की ओर। तो ये जो डाइवर्ज रिफ्लेक्टेड रे हैं इसको अगर एक्सटेंड करें अंदर की ओर डॉटेड लाइन से, तो देखोगे कि ये हमेशा फोकस से ही जाएगा, और फोकस से जाना ही चाहिए क्योंकि रूल है रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगा। बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग इस साइड तो फोकस से जा नहीं पा रहा है तो पीछे साइड जरूर जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, साइज पॉइंट साइड बन रहा है। फिर अगर व्हेन इज ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसा बनेगा कॉन्वेक्स में, एक लाइन तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देंगे, ठीक है, जो कि कैसे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस एंगल से जाएगा जिसको अगर हम अपन एक्सटेंड करें तो वो फोकस से जाए, है ना। दूसरा हम इसको कहाँ भेज दें, डायरेक्ट सी पे भेजें। अब कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस और जो कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे बनता है, इधर बनेगा। फोकस और कर्वेचर मिरर के पीछे बनता है, इधर ऑब्जेक्ट्स को हम रखते हैं कॉन्वेक्स में, याद रखना ये चीज़, भूलना नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। सो लाइक दैट। और दूसरा मैंने कर्वेचर से भेजा तो कर्वेचर से ही गया तो यहाँ पे बना। तो कॉन्वेक्स लेंस में बड़ा इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत मान लीजिए एक बड़ा सा बिल्डिंग है बना हुआ है, तो बड़े से बिल्डिंग को आपको मिरर में देखना है तो एक ही मिरर, छोटे से मिरर में तो सिर्फ आप कौन सा यूज करोगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करोगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करोगे तो पूरी की पूरी बड़ी बिल्डिंग क्या होगी, वो छोटी आपकी मिरर में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रे डायग्राम। क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं गाइस, कॉन्वेक्स मिरर की यूज की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। पहली चीज कॉन्वेक्स मिरर सेम दिखाता है, ठीक है, सेम दिखाता है, ऐसा नहीं उल्टा हो जाए। तो हम अपनी कार के मिरर में उसमें लगाते हैं साइड मिरर में, बिकॉज पीछे गाड़ी दूर रहती है तो दूर वाली हमको पास में पूरी की पूरी गाड़ी दिख जाएगी बिकॉज ऑफ सेकेंड फिगर, है ना, इसकी वजह से। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक। जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं गाइस, ऐसा जैसे रोड है ना ब्लाइंड टर्न, तो यहाँ पे लगाया जाता है कॉन्वेक्स, ताकि आपको इधर से कुछ गाड़ी वगैरह आए तो आपको आराम से यहाँ पे दिख जाए, पूरी की पूरी गाड़ी या जो भी है रोड काफी दूर तक इसके अंदर दिख जाए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। सो गाइज अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये मिरर में भी ये कंडीशन जो है वो सेम रहेगा, और अभी हम रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। वर्ड पे जाना, रिफ्रैक्शन, अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन में जब जाएंगे वहां भी ये साइन लैंग्वेज सेम काम आएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, अगर एक मिरर है, मिरर का ये क्या है, राइट हैंड साइड, और मिरर का ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्स एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर को क्या बोलेंगे, अप साइड है, और ये क्या है, नीचे डाउन साइड है, ठीक है। तो मिरर के राइट हैंड साइड में कोई ऑब्जेक्ट या इमेज रहता है, ठीक है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। कैसे देखो, जैसे मैंने बताया आपको, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो फंडा है ये डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब यहाँ पे इमेज, मिरर के इधर क्या बनता है, इधर इमेज बनता है ना, तो इमेज की डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी। तो जब आप इमेज की डिस्टेंस लिखोगे और इमेज अगर राइट हैंड साइड में है तो वो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हमेशा आप पॉजिटिव में लिखना, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है और उसका आप डिस्टेंस लिख रहे हो तो उसको नेगेटिव में लिखना, क्लियर है। आपका इमेज या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, तो उसको पॉजिटिव में शो करना। ऊपर है मतलब हाइट से, क्या हाइट क्या है, एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट जब आप लिख रहे हो गिवन में, क्वेश्चन के गिवन में, तो उस हाइट को पॉजिटिव में लिखना, ऑब्जेक्ट या इमेज किसी का भी। वही ऑब्जेक्ट या इमेज एक्सिस के डाउन में बन रहा है और आप गिवन क्वेश्चन के गिवन में जब हाइट ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट लिख रहे हो और देख रहे हो कि इमेज जो है वो नीचे की ओर बन रहा है, तो उसको जो भी वैल्यू होगा उसको माइनस में लिखना, क्लियर। फिर से बता दूं, नेक्स्ट फिगर में चल के समझते हैं। ये देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज राइट हैंड साइड में है
ठीक है। तो यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लिखोगे, फॉर एग्जांपल ये आपका इमेज है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, फॉर एग्जांपल ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में ऐसे लिखोगे। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से यहां तक कितनी है, जब गिवन क्वेश्चन के गिवन में लिखोगे ऑब्जेक्ट की दूरी, तो कैसे लिखोगे, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की दूरी, तो इसको -30 सेंटीमीटर आप क्वेश्चन के में लिखोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लिखोगे, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो हाइट, मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट, तो पॉजिटिव में लिखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसको माइनस में लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला। जी हाँ, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या है, मिरर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक मिरर फॉर्मूला है, एक लेंस का फॉर्मूला है। दोनों में क्या डिफरेंस है, मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखते हो, है ना। और यही अगर मैं लेंस की बात करूं, वो मैं बोल दूं लेंस फॉर्मूला लिखो, तो लिखोगे 1/v सेम 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f, बस माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर। मिरर में प्लस का साइन रहता है और लेंस में यहां पे माइनस का साइन रहेगा, फॉर्मूला सेम है। तो उस टाइम जब रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब लेंस की बात करूंगा, तब मैं ये फॉर्मूला फिर बताऊंगा, तो ध्यान में रखना, ठीक है। वेयर v क्या होता, v का मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस। u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। f का क्या मतलब है, फोकल लेंथ क्या है उस मिरर का या लेंस का, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले, किसका, मिरर का क्या मैग्निफिकेशन होता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इट इज द, क्या होता है मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं तो h डैश से दिखाएंगे, और ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हैं तो h से दिखाएंगे। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमने हाइट का यूज किया और मिरर फॉर्मूला के लिए हमने डिस्टेंस का यूज किया। तो डिस्टेंस का जब हम यूज किए तो ध्यान में रखना ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बातें, और जब मैग्निफिकेशन निकालने की बात आती है तो क्योंकि मैग्निफिकेशन में हम हाइट का यूज करते हैं तो ध्यान रखना ये वाली बातें जो मैंने बताया था प्लस माइनस का, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव में लिखना, नीचे हो तो निगेटिव में लिखना हाइट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू प्लस माइनस में रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के लिए हम डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट से तो कैलकुलेट हो ही जाता है, डिस्टेंस से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन यू, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, यही था ना, सॉरी, v फॉर इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ये हाइट है, इमेज का हाइट, और ये है इमेज का डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हो और डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, बट फॉर्मूला माइनस v अपॉन यू होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए v जो आपका इमेज का डिस्टेंस माइनस में आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो बताया हूं उसको हर जगह पुट करना है, पूरे इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन हर जगह प्लस माइनस का यूज करना है। क्वेश्चन में भले कुछ फॉर्मूले में भले माइनस हो, बट अगर आपका v की वैल्यू माइनस आ रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट जो है उसको लिखना है। क्लियर है। अब स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन।
इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम थोड़ा सा तेजी से बोलेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब कोई लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तब हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया और ये मिरर है, मिरर के अंदर का है, ये सेकेंड हो गया एंड अगेन ये वापस से एयर, एयर फिर सॉलिड फिर एयर। तो इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है? पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, डेंस होते हैं, इसे सॉलिड वाले पार्ट को अपन कहते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम एयर हो गया और सॉलिड वाला पार्ट हो गया डेंसर मीडियम। बट यही चीज अगर पानी के अंदर हो रहा है, मान लीजिए ये पानी है, क्या है? वाटर है। वाटर के अंदर एक सॉलिड रखा हुआ है, सॉलिड ग्लास है, सॉलिड ग्लास है। तो यहां पे रेयर और डेंसर क्या हो जाएगा? यहां डेंसर तो आपका क्या, डेंसर आपका यही होगा क्योंकि एज कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा क्लोज होते हैं, तो डेंसर मीडियम आपका यही होगा। लिक्विड का जो पार्टिकल है ये रेयर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में केस वाइज में अपन रेयर डेंसर को चेंज करते रहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है ये काउजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से स्पीड में चेंजेस देखने को मिलेगा ही, 100% मिलेगा। तो लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट जो है बेंडिंग कम या ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमें रिफ्रैक्शन दिखता है। ठीक है, जैसे आप पेंसिल को, जब पानी एक ग्लास ले लो उसमें पेंसिल को डालो और ऊपर से देखोगे तो पेंसिल आपको इस तरीके से कटा हुआ दिखता है। एक्चुअल में रहता है इस तरीके, पेंसिल आपका एक्चुअल में ऐसा रहता है, बट पेंसिल आपका जो है एक्चुअल में ऐसा दिखता है बिकॉज एक मीडियम से लाइट दूसरी मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ये एंगल डिफ्लेक्शन देखने को आपको मिल रहा है। क्लियर? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, द लाइट रे एट पॉइंट O हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट लाइट रे हैज बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हुआ? मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये O, ये एयर है, तो इसे अपन कहेंगे रेयर मीडियम। ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम। तो जब लाइट, इंसिडेंट लाइट ये आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, ये इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जब ये आएगी इस पॉइंट पे टकराई, ये क्या है? ये नॉर्मल लाइन है। तो ये जब अंदर की ओर ग्लास में ये लाइट जब वन मीडियम से अनदर मीडियम जाएगी तो ये क्या होगी? स्पीड चेंज होगा लाइट का, है ना। तो ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देगी। तो वो डिफ्लेक्शन कैसे देगी वो डिपेंड करता है किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रहा है। यहाँ पे रेयर से डेंसर जा रहा है तो ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर हो जाएगा, नॉर्मल की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। तो ये सीधे ना जाकर ये क्या होता है, इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इधर, बट ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की ओर इधर हो जा रहा है, नॉर्मल की ओर आ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की ओर चला जा रहा है। ये यहां से शिफ्ट हो गया ना, शिफ्ट होके इधर इधर आ गया, नॉर्मल की ओर आ गया ये लाइट, ठीक है, नॉर्मल की ओर आ गया। और वही फिर जब डेंसर मीडियम से फिर से जब रेयर मीडियम में जाएगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो इसको जाना कहां चाहिए था, अगर देखा जाए तो इधर जाना चाहिए था, ठीक है। बट डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो डेंसर से रेयर में क्या होता है गाइज, नॉर्मल से दूर भागती है लाइट। तो नॉर्मल से लाइट दूर भागेगी तो लाइक दैट, ये लो, ये दूर भाग गई लाइट, ठीक है। नॉर्मल से ये दूर चली गई। तो ये दो फिनोमेनन याद रखना रिफ्रैक्शन में। रेयर से डेंसर में आओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट जाएगी, डेंसर से रेयर में जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट रे। तो ये चीज अच्छे से याद रखना। अब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब,
एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये चीज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। कंपेयर बिटवीन रेयर और डेंसर मीडियम के कंपैरिजन से निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ग्लास की थिकनेस क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। ग्लास की जितनी ज्यादा थिकनेस होगी लाइट की रिफ्लेक्शन वगैरह चेंजेस होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी असर होगा, उसकी वजह से ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है हमें, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन का लॉज पढ़ा था वैसे ही रिफ्रैक्शन का भी लॉज पढ़ेंगे। यहां भी दो लॉ है। पहला लॉ सेम है जो रिफ्लेक्शन का था, क्या था, इंसिडेंट रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है और जो नॉर्मल है वो सेम पॉइंट पे और सेम नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन पे ही लाई करता है। देख सकते हो आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। सेम प्लेन पे ही सेम पॉइंट पे, ये क्या सेम पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। ये चीज पुराने जैसा है। नया क्या है, स्नेल लॉ। इसमें एक लॉ, सेकेंड लॉ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, उस लॉ का नाम ही लॉ है, दैट इज स्नेल्स लॉ। क्या कहता है ये, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट होता है फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर और फॉर गिवन मीडियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज द स्नेल लॉ। साइन आई साइन आर क्या है भाई, यहां पे देखो साइन आई क्या है, नॉर्मल से इंसिडेंट का जो एंगल बन रहा है दैट इज आई, एंगल आई, और ये जो नॉर्मल से ये जो एंगल बन रहा है दैट इज आर। क्लियर है। इस मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये जो एंगल है ये हो जाएगा आर, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट के लिए ये जो लाइट आ रही है ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है, इस पार्ट के लिए ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है, तो आई आर इस तरीके से। तो इनका साइन आई, फॉर एग्जांपल आई 30 डिग्री है और आपका जो आर है वो 20 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा कांस्टेंट के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गाइस कैसे लिखते हैं आप ध्यान से देखो। एक तो लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं n/1 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ पे मीडियम हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में निकलता है, ठीक है। तो n/1 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, n/1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी वजह से, फर्स्ट मीडियम की वजह से क्या है, तो n/1 दैट इज v1 अपॉन v2, where here v1 v2 is not the image distance, here v1 v2 is the speed, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी और मीडियम 2 में क्या थी, दैट इज, ठीक है। और यही मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 की वजह से क्या हुआ, दैट इज v2 अपॉन v1, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूं, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ग्लास स्लैब हो गया, ये लाइट आ रही है इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। ये एयर है, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो ग्लास क्या है, सेकंड मीडियम है, और एयर क्या है, फर्स्ट मीडियम है, तो मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, n/1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू 1 यानी एयर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, v1 अपॉन v2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में स्पीड की लाइट क्या होती है, उसकी वैल्यू, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। क्लियर है। तो
क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बताया रहेगा कि लाइट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा। एयर में तो पता ही रहता है, ग्लास में या किसी भी मीडियम की बात कर दिया, पानी की बात कर दिया क्या, तो आपको एग्जाम में हिंट में दे दिया जाएगा। क्लियर है? अदरवाइज कुछ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद कर लें, कुछ मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद कर लें, जैसे एयर का इतना होता है 1.003, एयर का याद कर लें, वाटर का याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ग्लास का याद कर लें, क्राउन ग्लास का याद कर लें, कार्बन का याद कर लें, ठीक है, डायमंड का, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आइस का याद कर लें, अल्कोहल का याद कर लें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आ ही जाता है, तो इन सब का बस याद करें, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बट याद सब करेंगे तो अच्छा है। दूसरा, इफ c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium, then the refractive index, देखो क्या बोल रहा है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और m क्या बोल रहा है, सॉरी v क्या बोल रहा है, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन किसी मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या आ जाएगा, दैट इज c अपॉन v, ये भी फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो साइन कन्वेंशन जैसा हमने लेंस में पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी एक्सेप्ट द मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू वन यूज्ड ऑफ स्फेरिकल मिरर में जो हमने पढ़ा था वही, एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द लेंस, ठीक है। देखो मिरर में हम जो भी डिस्टेंस लेते थे वो पोल से लेते थे, है ना, बट लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये होता है सेंटर, ओ, तो यहां से क्या डिस्टेंस होगा वो हम कंसीडर करेंगे, बस यही डिफरेंस है, बाकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, प्लस माइनस, ऊपर नीचे प्लस माइनस, ठीक है, ऐसा ही इसमें भी रहेगा, तो कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना, फोकल कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना। लेंस फॉर्मूला जो था बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, सेम, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन सेम रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, बस यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश अपॉन h पढ़ा था इमेज के लिए, यहाँ भी वही रहेगा, हमने साइन v अपॉन u पढ़ा था किसके लिए, मिरर के लिए, बट यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेगा, यहाँ पे v अपॉन u रहेगा, सिर्फ v इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। नहीं याद है तो ये देख लो भाई, v इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। चलो ये भी हमारा निपट गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्फेरिकल लेंस जो हैं, ठीक है, बहुत टाइप का होता है, देख सकते हो, बाई कॉन्केव, बाई कॉन्वेक्स, ये देखो कॉन्वेक्स हो गया, इस तरीके के कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, ये सिंगल टाइप का होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, ये हो गया हमारा मिनिस्कस, ठीक है, मिनिस्कस लाइक दैट, ओके, एक तरफ कॉन्केव एक तरफ कॉन्वेक्स होता है, इस याद रखना ये सब लेंस। उसके बाद इसमें रूल क्या है, जैसा उसमें हमने पढ़ा था सेम रूल यहाँ भी है, ठीक है। तो ये रूल्स मैं आपको बताने नहीं वाला, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। देखो कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाएगी, कोई लाइट फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, है ना, इस तरीके ये रूल्स वगैरह सेम रहेगा। रे डायग्राम कॉन्वेक्स, कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा लेंस आइडिया दे दूँ, क्योंकि मिरर और लेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखो, अभी तक हम ऐसे जो होता था हमारा, ओके, ऐसा जो मिरर होता था, अरे यार क्या हो रहा है, ऐसा जो मिरर होता था इसको डाइवर्जिंग बोलते थे, डाइवर्जिंग मिरर, यानी कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स टाइप का मिरर, है ना। दो कॉन्वेक्स मिरर को जोड़ देते हैं तो हमारा लेंस बन जाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई लाइट पैरेलली आ रही है, ये होगा, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस,
कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, क्योंकि ये लेंस है, लेंस में क्या होती है, लाइट एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकलती है, बट अगर लाइट पैरेलली आ रही है तो यहाँ ये जो हमारा है एपर्चर का ये सेंटर पॉइंट, यहां से ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है ये चीजें, तो ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा और ये फोकस से जाएगा। रूल सेम है, वहां पे मिरर के आगे और पीछे होता था, यहाँ पे लेंस है ना, लेंस में तो लाइट क्रॉस करती है, क्रॉस कर रही है, बट लेंस का फोकल लेंथ की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है और बाकी हमारा ये फोकल से ही जाएगी। वैसे ही कॉनकेव लेंस की बात कर लें तो लाइट, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग है तो ये कन्वर्ज कर दिया लाइट, ये डाइवर्जिंग है तो ये डाइवर्ज कर दिया, है ना, डाइवर्ज कर दिया। बट इसका अगर मैं इमेजिनरी एक्सटेंड करूं तो यहाँ फोकस से ही जाएगा, पैरेलल आ रहा है तो फोकस से ही जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये सब जो है ये हमारा रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा इंसिडेंट है। मिरर में अपन रिफ्लेक्टेड रे कहते थे। दूसरा अगला चीज मैं दिखाना रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, एक फोकस लेंथ फोकस बनाते हैं, एक 2f। यहाँ मिरर में क्या करते थे, फोकस और कर्वेचर यूज करते थे, यहाँ पे f और 2f यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, तो इसमें से एक लाइट तो गई मिरर के अंदर, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, पैरेलल गई तो फोकस से रिफ्रैक्ट होगी, तो ये फोकस से रिफ्रैक्ट हुई। दूसरी लाइट को क्या किया, दूसरी लाइट फोकस से भेजा, फोकस से भेजा तो वो कहाँ पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो सिर्फ आप दो रेज की हेल्प से, एक ये वाला और एक ये वाला, इनकी वजह से आप अपना दो यहाँ पे हुआ और यहाँ पे बन गया आपका क्या, इमेज, ठीक है। तो f और 2f यूज करते हैं मिरर में, दोनों तरफ f2f इस तरीके से, ये आपके इधर आईज लगे हुए हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, लाओ ये एक कनकेव लेंस है, ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी है हमें निकालना है। फोकल लेंथ दिया है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कहाँ होता है, ये फोकल लेंथ मान लीजिए -15 सेंटीमीटर दिया है। इमेज यहां बन रहा है, तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, अकॉर्डिंग टू साइन रूल माइनस में होगी, तो इतना दिया है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, DO, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो लेंस के अकॉर्डिंग, लेंस का फॉर्मूला अपन क्या यूज करते हैं, 1/v - 1/u = 1 फोकल लेंथ। v मतलब इमेज का डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस कितना दिया है, 1/-10 - 1/DO निकालना है, फोकल लेंथ दिया है 1/-15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम क्यों लेना है यहाँ पे, अपन इसको क्या करेंगे, एक तरफ रहने देते हैं, -1/DO को एक तरफ रखता हूँ, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1/15 + 1/10। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो भाई इनका, ओके। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 30, तो ऊपर 2 - 2 + 3, तो ये आ गया 1/30 आ गया आपका, क्या -1/DO की वैल्यू आई है 1/30, तो DO की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑब्जेक्ट का, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से माइनस में आ गया ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जाहिर सी बात है माइनस में ही आंसर आएगा, है ना। इस तरीके से करेंगे अपन लेंस के क्वेश्चंस को। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्या, यहाँ पे कैसे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल आ रहा है, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। इधर देखो, इधर नेमिंग कैसे किया गया है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। देखो मिरर के इस तरफ में हमने क्या रखा है, f1 और ये 2f1, इधर रखेंगे f2 और इधर रखेंगे 2f2। इसी तरीके से सारे लेंस में यूज करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इसको लेकर, ओके। नेक्स्ट है, तो ये पैरेलल आया तो कहाँ से जाए, कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकस से जाएगा, इमेज यहाँ बनेगा। तो आप देख सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इमेज पोजीशन एट f2 पे बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कॉन्वेक्स लेंस है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज पॉइंट साइज और हाईली डिमोनाइज्ड। ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे हैं, तो कहाँ बनेगा, 2f2 और f2 के अंदर बनेगा। जैसे लेंस में था वैसा ही है, आप देख लेना इसको, ठीक है। और भी कुछ ये मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर f2 पे रहा 2f2 पे ही बनेगा,
ठीक है, 2f1 और f1 के अंदर रहा तो इधर बाहर बनेगा। तो ये आप एक बार स्नैप लेकर आप इसका नोट कर सकते हो। वैसे ही कॉनकेव लेंस की बात करें तो गिने चुने इसके भी फिगर हैं, एक ये हैं एक ये हैं, देख सकते हो किस तरीके से बन रहा है ना, लाइक दैट, ठीक है। फिर अपन रे डायग्राम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में एक ये रूल्स इसका कैसा है, पैरेलल आएगा तो कहाँ डाइवर्ज हो जाएगा, बट डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे जो है वो फोकस से जाएगा। फोकस से अगर कोई इंसिडेंट रे अगर फोकस से आ रहा है तो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड करके चेक कर लेना। ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा। इसके दो ही हैं, ये दो ही पढ़ना है आपको, एक ये और एक ये फिगर देख लो अच्छे से, स्नैप ले लो, ठीक है। फिर साइन कन्वेंशन की बात करें तो मैंने आपको बताया ही, माइनस, बाकी ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद पावर, इंपॉर्टेंट थिंग है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, किसी भी लेंस का आपसे पूछ देगा भाई इस लेंस का पावर बताओ, तो कैसे बताओगे, तो उसके लिए पावर ऑफ लेंस के लिए आपको उस लेंस का फोकल लेंथ पता होना चाहिए। तो अगर उस लेंस का फोकल लेंथ पता है तो उस फोकल लेंथ को 1 से डिवाइड कर दो तो आपका मिल जाएगा पावर, ठीक है। F इज फोकल लेंथ, F इज फोकल लेंथ, क्लियर, ओके। ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंस के पावर का जो ऐसा यूनिट होता है उसको डायोप्टर बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो जो भी आंसर आया उसको आप 1D से लिखना, ठीक है, 1 मतलब डायोप्टर, जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए इसका आंसर 20 आया तो आंसर क्या लिख दोगे, 20 डायोप्टर, ठीक है। 1 डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर, मतलब 1 डायोप्टर मतलब 1/मीटर, लाइक दैट, मीटर इनवर्स, ठीक है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। फोकल लेंथ तो मीटर में होता है ना, तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/ फोकल लेंथ मीटर में होता है, तो 1/मीटर मतलब मीटर का -1 है ना, मीटर का -1 यानी डायोप्टर, ठीक है। तो किसी भी लेंस का पावर को हम डायोप्टर यूनिट से डिनोट करते हैं। नाउ पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है, याद रखना, भूलना मत। और कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा माइनस में ही आएगी, आंसर हमेशा माइनस में ही आएगी। और अगर नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इतना, तो याद कर लेना भाई कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा प्लस में होता है, तो गिवन में प्लस में करना, क्वेश्चन को प्लस में लेकर पावर को सॉल्व करना। कॉन्वेक्स का होगा तो माइनस में लेकर सॉल्व करना, वरना हो जाएगी गलती। तो ये चीज़ ध्यान में रख के करना क्वेश्चन, ठीक है। सो अब बहुत सारे लेंस एक साथ लगे हुए हैं और पूछा इन सब का पावर क्या होगा, तो इसका पावर P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3, इसका पावर P4, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर दो। पावर कैसे निकल, इसका F1, इसका 1/F2, इसका 1/F3, इस तरीके से पावर निकल जाएगा और ऐड कर दो, चैप्टर खत्म, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसमें रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी है, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, कॉम्बाइंड करके मैंने आपको इस 1 घंटा 20 मिनट जो भी हुआ उसमें बता दिया। अब मैं इस टॉपिक पे जब वीडियो बनाऊंगा तो इस चैप्टर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से एबव है इस साल की बोर्ड एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही एजुकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।